मुसलमानों की बात नहीं, किसी भी मजहब की जो जो धार्मिक या जो मजहबी किताब है उसको जलाना गलत बात है। ये बिल्कुल गलत है और लोगों के दिल को ठेस पहुंचती है। कोई भी मजहब हो, हम उसको किसी का नाम नहीं लेते, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जू हो, कोई भी हो, उसके मजहब की किताबों को जलाना गलत है और उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। इसलिए कि वो उनका असल मकसद जो है किसी मजहब का नहीं है, बल्कि कुछ लोगों के दिल आजारी करना है, दिल तोड़ना है कुछ लोगों का, उनके खिलाफ नफरत कायम करना है। तो अभी जो हुआ है स्वीडन में, वो जहां तक अभी साबित हुआ है कि वो उसमें एक तरह से स्वीडिश गवर्नमेंट या स्वीडिश पुलिस की भी उसमें मर्जी शामिल थी, वरना ये नहीं होता। इस वक्त हमारे साथ जफरुल इस्लाम सर मौजूद हैं, जिनसे हम देश के उन हालातों के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे जहां पर मुसलमानों पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद देश ही नहीं, पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिक की जो तस्वीर सामने आती है वो परेशान करने वाली है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि स्वीडन में जिस तरीके से कुरान जलाकर इस्लामोफोबिया का पूरा एक मुजाहरा दिया है, लेकिन उसके बावजूद हर जगह खामोशी है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? ये इस्लामोफोबिया जो है, या इस्लाम से डर या इस्लाम के बारे में खौफ, ये यूरोप की हिस्ट्री का एक हिस्सा है। ये आज से नहीं बल्कि 1000 साल से ज्यादा से ये वहाँ मौजूद है। इसलिए कि जब मुसलमान या अरब बाहर निकले तो उन्होंने कुछ ऐसे मुल्कों पर कब्जा किया है जो कि पहले क्रिश्चियन थे वहाँ पे, जैसे इजिप्ट था, पैलेस्टाइन था, इन सब जगहों पे कब्जा किया। तो वो इस तरह समझते हैं कि गोया उन्होंने हमारा ले लिया। हालांकि वो क्रिश्चियन, जैसे इसराइल आज जिसको कहते हैं फलस्तीन, वहां पर वो लोग बाहर से ही आए थे, वहां के अपने लोग तो नहीं थे। तो ये दुनिया में होता ही रहा है, बहुत सी कौमें निकली हैं, उन्होंने फतह किया है। अब किस तरह फतह किया है और उनकी क्या तारीख रही, इसको भी देखना चाहिए। इसलिए कि अरबों ने या मुसलमानों ने जहाँ भी फतह किया उसको बहुत तरक्की दी। वहाँ पे बहुत सी चीज़ें वहाँ पे इंट्रोड्यूस की, जैसे हिंदुस्तान में भी कितने यानी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स और म्यूजिक, पोइट्री, क्या क्या हर चीज़ ला करके यहाँ दी जो पहले यहाँ नहीं थी यहाँ पे। तो वहाँ पर एक इस तरह का था, उन्होंने बहुत लंबा, कोई 300 साल तक जो है मुसलमानों के खिलाफ जंग भी की, जो इसको क्रूसेड्स बोलते हैं, जंग की। तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और इसको जो 9/11 में जो भी हुआ था, अब 9/11 की हम कोई तायद नहीं करते हैं, लेकिन हर चीज़ का कुछ सबब होता है कि जब वो मुस्लिम ममालिक पर हमला करेंगे, मुस्लिम ममालिक पे, जैसे अफगानिस्तान है वगैरह वगैरह इस तरह से, या इराक है, या और दूसरे मुल्क हैं, गल्फ में जो उनका कब्जा उनका है, तो उसके ऊपर एक गुस्सा था। वो गुस्सा कहाँ तक सही था और उसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे हम सही नहीं जानते, इसलिए कि उसकी सही जांच हुई नहीं सही मायने में। जो वहाँ पे कमीशन बैठा था अमेरिका में, वो कमीशन जो है एक तरह से पूरी तरह से सदर बुश जो उस वक्त थे, उनके अपने लोग उसमें उन्होंने डाल दिए थे और उन्होंने जो चाहा उसने लिखवा लिया उनसे। लेकिन ये बात समझने की है कि अब वो इस्लामोफोबिया टूट रहा है, पूरे दुनिया में टूट रहा है। जो आज से 20 साल पहले हालत थी या 15 साल पहले थी, वो आज नहीं है बल्कि टूट रहा है। और इसके बाद उनके यानी वेस्टर्न, ये सारा जो ये आइडिया, ये सारा जो जो प्रोग्राम या प्लान आता है वो वेस्टर्न कंट्रीज से आता है। अब उनके नज़दीक इस्लामोफोबिया कोई इशू नहीं रह गया है। हम्म। उनके नज़दीक अब यूक्रेन इशू हो गया है, उनके नज़दीक यानी रशिया हो गया एक तरह से, उनके नज़दीक अब चाइना इशू बन गया है, उनके नज़दीक वो उससे हट चुके हैं। तो ये जो अभी स्वीडन में हुआ, मैं समझता हूँ कि कुछ लोग जो कि चाहते हैं कि अब भी वो नैरेटिव बाकी रहे, उसको जिंदा रखना चाहते हैं उसको, इस तरह से उन्होंने हरकत की है, बहुत ही गलत की है। ये कोई यानी मुसलमानों की बात नहीं, किसी भी मजहब की जो जो धार्मिक या जो मजहबी किताब है उसको जलाना गलत बात है। ये बिल्कुल गलत है और लोगों के दिल को ठेस पहुंचती है। कोई भी मजहब हो, हम उसको किसी का नाम नहीं लेते, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जू हो, कोई भी हो, उसके मजहब की किताबों को जलाना गलत है और उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। इसलिए कि वो उनका असल मकसद जो है किसी मजहब का नहीं है, बल्कि कुछ लोगों के दिल आजारी करना है, दिल तोड़ना है कुछ लोगों का, उनके खिलाफ नफरत कायम करना है। तो अभी जो हुआ है स्वीडन में, वो
जहाँ तक कि अभी साबित हुआ है कि वो उसमें एक तरह से स्वीडिश गवर्नमेंट या स्वीडिश पुलिस की भी उसमें मर्जी शामिल थी, वरना ये नहीं होता। इसलिए कि कोई इस तरह से किसी एम्बेसी के सामने आगे करे या किसी मस्जिद के सामने आगे करे, मामूली बात नहीं है। ये वहाँ तो पुलिस वगैरह जो है बहुत ही चौकस रहती है। हमारे यहाँ पुलिस तरह सोते नहीं रहते, वो लोग बहुत चौकस रहते हैं। तो ये कैसे हो गया और उसको कैसे इजाजत दे दी है, इसमें लगता है कि वहाँ के जो हाकिम लोग हैं या उसका कोई भी तबका होगा, उनकी मर्जी शामिल थी, वरना ऐसा नहीं होता। तो मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि जो इस्लामोफोबिया मर रहा है, खत्म हो रहा है, उसको जिंदा करने की एक कोशिश है। और ये कामयाब नहीं होगी, इसलिए कि वेस्टर्न कंट्रीज अब आगे बढ़ चुके हैं। हम्म। वो एक मरहला था 9/11 के बाद, उस मरहले से वो निकल गए हैं। अभी आप देखिए, यानी उसके बाद से इराक भी आज़ाद हो चुका है, ख़त्म मसला हो चुका है, लीबिया का मसला ख़त्म हो चुका है, अफगानिस्तान से भी वो लोग जा चुके हैं। यानी वो जो चीज़ें थी उनकी वजह से वो सब जा चुकी हैं। अब उनके नज़दीक इशू नहीं है, बल्कि अब उनके नज़दीक जो रशिया का जो 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 बढ़ता हुआ जो यानी एक पावर है, और जिसको कि वो यूक्रेन में करना चाहते हैं। नहीं, असल में यूक्रेन में जो जंग हो रही है वो रशिया के खिलाफ हो रही है, यूक्रेन के लिए नहीं हो रही है, रशिया के खिलाफ हो रही है कि रशिया को कैसे कमजोर किया जाए। और ऐसे ही चाइना के खिलाफ वो लोग पूरी तरफ, यानी हिंदुस्तान भी इसमें शामिल नहीं है, बल्कि पूरा जो इंडो चाइना का इलाका है, कोरिया है, वियतनाम है, और यानी ताइवान है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, अभी क्वाड बना है जिसमें हिंदुस्तान को भी शामिल किया गया है। ये सब जो काम हो रहा है वो यानी चाइना को नीचे दिखाने, चाइना को यानी कंटेन जिसे कहते हैं करना, यानी उसकी ताकत को कम करना, ये सब कोशिश हो रही है। तो वो लोग हट चुके हैं इस चीज से, इस्लामोफोबिया से, लेकिन फिर भी वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसे कुछ लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि ये आग जलती रहे। हालांकि इस आग से किसी का भी कोई फायदा नहीं है। किसी का भी कोई फायदा नहीं है, लेकिन सर भारत में लगातार 30,000 मस्जिद मदरसे और मुसलमानों को टारगेट करने के लिए बयानबाजी दी जाती है। और उसके उसकी जिंदा शक्लें ये दिखाई देती है कि कहीं 6 मदरसों को जमींदोज कर दिया गया, कहीं एक मदरसे को जमींदोज कर दिया गया, कहीं पीएफआई को टारगेट करके कच्छ में उन लोगों को जमींदोज कर दिया गया। ये लगातार जारी है। लेकिन सत्ता का ये जो पूरा का पूरा इस्लामोफोबिक चेहरा है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आए दिन इनका यही कहना है कि हमने बाबरी मस्जिद का पर फैसला ले लिया, लेकिन अभी 30,000 पर आना बाकी है। लेकिन ये लगातार जारी है सर, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो यानी हिंदुत्व का जो आइडियोलॉजी है, सोच है, जो कि हेट पर मबनी है, यानी दुश्मन को उन्होंने बना लिया किसी को। हम उनको दुश्मन नहीं है, हम तो उनके दोस्त हैं, हम दुश्मन नहीं है जबरदस्ती नहीं नहीं तुम हमारे दो दुश्मन हो। हम कोई दुश्मन नहीं है, हम तो यानी हम क्या मतलब ये कि यानी मुसलमान जो है, जो इस मुल्क में बाहर बाहर से आए थे, लेकिन यहाँ आज जो मुसलमान मौजूद हैं, और खुद संघ के लोगों ने ये कहा है कि इनका डीएनए एक ही है। सही माने में आज चेक कर लीजिए आप, हिंदुस्तान के शायद 99% भी, शायद उससे भी ज्यादा लोगों का डीएनए चेक करें तो वो वही है जो कि यहाँ के लोगों का है, कोई अलग से नहीं आए। ये लोग जो यहाँ पे जिनको इस्लाम अच्छा लगा, या जिनको के हिंदू समाज के अंदर जो नाइंसाफी की बातें होती हैं, जैसे दलितों के साथ और दूसरे ओबीसी वगैरह के साथ जो छुआछात और भेदभाव होता था, उनको जलील समझा जाता था, उनको मंदिरों में नहीं जाने देते थे, इस सब को देख करके उन्होंने जो है इस्लाम को कबूल कर लिया, और बहुत से लोगों ने क्रिश्चियनिटी को भी कबूल कर लिया इसी वजह से। तो ये कोई अलग नहीं है, सिर्फ इसलिए कि हमारा मजहब अलग है, हम अलग नहीं है। हम हिंदुस्तानी उसी तरह से हैं जैसे कोई भी और यानी हिंदू है या सिख है या जैन है या कोई भी है, बुद्ध है, वैसे ही हम भी हैं। और हम भी उसी तरह से मुल्क से मोहब्बत करते हैं और मुल्क की तरक्की चाहते हैं जैसे कि और है। लेकिन इन लोगों ने एक ऐसा बनाया हुआ है, और वो सारा का सारा कारोबार जो है सत्ता पे कब्जा करने के लिए है। नहीं, उनके दिल के अंदर भी, बल्कि आप कभी उनके साथ बैठिए भी, मैं भी बैठा हूँ, तो वो बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत ठीक ठाक लोग हैं वो। लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो उनके मुंह से जो है गाली निकलती है, उनके मुंह से आग निकलती है। तो ये बनावटी है, दिखावे का है, जानबूझ करके कि भाई इसके जरिए हम बहुत से हिंदुओं को बेवकूफ बना करके उनका वोट हासिल कर सकते हैं।
तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। शायद उसमें से कुछ ऐसे भी होंगे वाकई नफरत करते होंगे, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि ये सब बनावटी है, दिखावे का है, ये पॉलिटिक्स पूरी है। और पॉलिटिक्स के बाद जो है वो आपके घर में आएंगे, बड़ी ठीक से बात करेंगे, खाएंगे पिएंगे और अच्छी अच्छी बातें करेंगे, वो कहेंगे हम एक हैं। लेकिन जब मंच पे खड़े होंगे तो वहां पे गाली बकेंगे। तो ये जो आपने जिक्र किया मस्जिदों का, ये सिर्फ नफरत फैलाने के लिए है। उनको मालूम है वहां कुछ भी नहीं है। उनको मालूम है अच्छी तरह से उनको मालूम है कि जो वहाँ फव्वारा मिला था ज्ञान बाबी मस्जिद में, वो फव्वारा है। वो हर मस्जिद के अंदर जो है एक 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 छोटा सा एक एक तालाब होता है, छोटा सा टैंक बोलते हैं उसको, होता है उसके बीच में फव्वारा होता है, हर मस्जिद में होता है। यानी आप किसी भी जगह घुस जाए, नहीं कोई बड़ी मस्जिद बहुत छोटी मोटी होगी शायद ना हो उसमें, तो ये उसमें मौजूद है। अब उसके बारे में इस तरह का दावा करना और बैठ करके जो है कोर्ट में चले जाना और कहना कि इसका सर्वे हो, इसका मानी क्या क्या, तो ये नहीं, बिल्कुल शर्म की बात है। मुझे हंसी आती है इसके ऊपर। लेकिन चल रहा है इसलिए कि हमारे यहाँ कुछ जज भी ऐसे बन रहे हैं। जैसे कि अभी एक जज जो है जिन्होंने फैसला किया कि साहब कुछ कोई मुसलमान जो है कुछ गायों की तस्करी कर रहा था, अब उसको उन्होंने उम्र कैद सुना दी। अरे भाई उम्र कैद बहुत बड़ी बात है। क्या उसने किसी का मर्डर कर डाला है, क्या कर दिया, कुछ भी नहीं है। और फिर उसमें कहते हैं कि जिस दिन गाँव की हत्या बंद होगी सारी दुनिया से सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। अरे भाई ये कैसा है, क्या ऐसा कभी होता होता है? कोई ऐसा कुछ नहीं। लोग तो इंसानों की हत्या करते हैं फिर भी दुनिया चलती रहती है, जुर्म होता रहता है। मैं तो बिल्कुल तायद नहीं करता हूँ गाय की हत्या। अगर बहुत से लोग उसका उनकी मोहब्बत और उनकी उनके जज्बात उसके साथ हैं, तो गाय को पूरी तरह से कुछ भी नहीं करना चाहिए, पूरा एहतराम करना चाहिए। और मैं जाती तौर से बहुत से लोग जानता हूँ जो कि गाय का गोश्त कभी नहीं खाते। मैं खुद बाहर जाता हूँ, वहां पे मिलता है गाय को, मैं नहीं खाता हूँ। इसलिए कि अब मेरी आदत बन गई है, मैं नहीं खाता हूँ मैं। तो मुसलमानों को भी चाहिए, अगर कोई उसमें से लाखों में से एक कोई इस तरह के बेवकूफ होगा जो काट देता होगा, तो उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन जज साहब ये कहें कि साहब जिस दिन जो है गाय को काटना बंद होगा, सारी दुनिया में जो है प्रॉस्पेरिटी और अमन और सलामती आ जाएगी, ये तो गलत की बात है, ऐसी बात नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के जज मौजूद हैं और ऐसे जज वो हैं जो कि ज्ञानवापी मस्जिद में, हालांकि इस वक्त जो है नरसिम्हा राव जी के जमाने में ये एक कानून पास हो गया था कि सन 48 में जो भी मजहबी जो जगह हैं उसमें सब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब शामिल हैं। जिस हालत में थे बाबरी मस्जिद के अलावा, उसमें एक एक्सेप्शन दिया हुआ था। बाबरी मस्जिद के अलावा जो भी मजहबी जगहें थीं, जिस मजहब की भी हो, सबकी सबका एहतराम करते हुए वो उसी हालत में बाकी रहेंगी, सिवाय बाबरी मस्जिद के। बाबरी मस्जिद के बारे में उसमें ये कहा कि इसका कोर्ट फैसला करेगी, इसलिए कि वो मामला उस वक्त कोर्ट में था। तो ठीक है, बाबरी मस्जिद के बारे में फैसला हुआ, वो गलत हुआ, हम उसको मानते हैं, लेकिन हम चुप हैं। इसलिए कि अदालत ने अब कह दिया तो चुप है, लेकिन हमको मालूम है और अदालत को भी मालूम है कि वो गलत है। इसलिए कि अदालत जो है जब बाबरी मस्जिद का फैसला दिया तो वो कह रही है ये 500 साल पुरानी मस्जिद है। भाई 500 साल पुराने मस्जिद को तो प्रोटेक्शन मिलता है, हर दुनिया के हर मुल्क में प्रोटेक्शन मिलता है। उसको जो है एक एंशियंट मॉन्यूमेंट समझा जाता है और उसको माजी की यादगार समझा जाता है। एक खास किस्म के जो यानी तर्ज तामीर होता है, उसकी नुमाइंदा समझा जाता है। तो उसकी हिफाजत होती है, गवर्नमेंट उसमें पैसा खर्च करती है उसको मेंटेन करने पर। तो उन्होंने कहा कि वो ठीक। फिर उन्होंने कहा कि उसमें जो उसमें रखे गए थे, बुत रखे गए थे सन 49 में, 22-23 दिसंबर की रात सन 49 में जो बुत रखे थे, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा कि वो गलत था, वो एक क्राइम था। फिर उन्होंने अपने ही जजमेंट में लिखा कि सन 92 में जो बाबरी मस्जिद गिराई गई वो भी एक क्राइम था, यही लिखा। तो भाई जब क्राइम 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 चल रहा है तो उसके बाद आप आकर के उस मस्जिद को कैसे एक पार्टी को दे देंगे? गलत है ये। लेकिन हमने चुप हो गए, इसलिए कि हमारी पूरी कौम ने, ये हमारी जो लीडरशिप ने कहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा हम उसको मान लेंगे, हालांकि वो गलत है मालूम हमको, लेकिन उसका एहतराम भी जरूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट गलत भी करती है तो उसके खिलाफ बोलने का मतलब ये है कि वो इंस्टीट्यूशन कमजोर होगा। और हम नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट कमजोर हो, बल्कि उसको वही ताकत हासिल रहे, उसका एहतराम बरकरार रहे। कभी गलती भी करता है, वो गलती इसमें किया है। तो ये जो चल रहा है इस वक्त, तो कहीं एक मस्जिद को गिरा रहे हैं,
और कहीं पे मदरसे को गिरा रहे हैं, कहीं पे मुस्लिम घरों को गिरा रहे हैं। तो ये जो है ये भी उसी पॉलिटिक्स का हिस्सा है जो सत्ता के लिए खेली जा रही है। तो इस मुल्क में जो अवैध जो यानी जो इलीगल या जो भी उसको कहा जाता है स्ट्रक्चर्स हैं, तो बहुत हैं यहाँ पे, बहुत ही हैं। अभी केजरीवाल जी ने 5-6 महीने पहले कहा था कि दिल्ली में 70% जो है जो 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 स्ट्रक्चर यानी घर हैं या इमारतें हैं या बिल्डिंगें हैं, वो इलीगल हैं। इलीगल इस माने में कि गवर्नमेंट से बाकायदा परमिशन लेके नहीं बनाई गई है। ये है। कुछ उसमें से एग्रीकल्चरल लैंड पे बनाई गई है, कुछ उसमें पार्किंग बना लिया है, कुछ सरकारी उसमें बना लिया गया है। अभी एक आरटीआई चंद साल पहले एक साहब ने की थी यहाँ पे दिल्ली के जो मुख्तलिफ जो जो म्यूनसिपलिटी थी, अभी तो सबको मिला के एक कर दिया गया, पहले 4 थी अलग अलग। तो उसमें उन्होंने आरटीआई किया, ये पूछा कि जो पार्कों और जो गवर्नमेंट लैंड पर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या हैं, बताइए हमको। उनके पास बड़ी लंबी सी लिस्ट आई, मेरे पास भी उसकी एक कॉपी है। आपको देख के ताज्जुब होगा कि उसमें यानी शायद मेरा ख्याल है कि 95% जो है उसमें मंदिर ही होंगे उसमें, जो कि अवैध निर्माण है, जो कि पार्कों में है, जो कि सड़कों पर है, जो कि गवर्नमेंट के लैंड के ऊपर है। लेकिन उनके बारे में तो कोई कार्रवाई नहीं होती, हमने तो नहीं सुनते हैं कि कोई बोलता। यानी एकदम गलत किस्म का। मैं जब चेयरमैन था माइनॉरिटी कमीशन का, उस वक्त हमारे सामने एक केस आया कि एक मस्जिद के सामने एक आदमी ने अपनी झुग्गी बना रही थी उसकी दीवार के साथ। ये पुरानी दिल्ली की तरफ है वो। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने जो उसके बाद म्यूनसिपलिटी के पास गए और वो झुग्गी हटवा दी। अब वो आदमी मुसलमान था, झुग्गी वाला भी मुसलमान ही था। अब उसने जो है मस्जिद से नफरत या उससे इंतकाम लेने के लिए उसने एक और झुग्गी बनाई और उसको कह दिया ये मंदिर है, और लाके वहां पे कुछ जो है बुत रख दिए उसने। अब वो मंदिर बन गया वो। अब वो पुजारी कोई पास का था, उसको लाके वहां पे पूजा का शुरू करा दिया। अब वो गाय भाई ये तो पूजा इलीगल है, इसलिए कि मस्जिद की दीवार के साथ वो फुटपाथ है। मस्जिद की दीवार एक तरफ है, एक तरफ फुटपाथ है, दोनों बिल्कुल इलीगल है। और अभी बनी है, उनको मालूम है, उससे पहले वो झुग्गी तोड़ चुके हैं। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि उस इलीगल जो जो सो कॉल्ड मंदिर था, जो कि एक मुसलमान ने ही बनाया था, उसको हटा दें, लेकिन पुलिस वाले राजी नहीं हुए। सब दंगा हो जाएगा, अब तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो देखिए, जब एकदम साफ तरीके से यानी गलत तरीके से मंदिर बना हुआ है, उसको आप नहीं तोड़ते हैं। लेकिन एक मस्जिद जो कि 500 साल से कब से है, अभी जो उन्होंने तोड़ी है इलाहाबाद में या प्रयाग में जो तोड़ी है, वो 500 साल पुरानी है, शेर शाह सूरी। अब शेर शाह सूरी जो है, जो कि हिंदुस्तान की तारीख में बहुत ही बेहतरीन बादशाह समझा जाता है, यानी मुगलों से भी अच्छा था वो। जो उसने काम किए तरह तरह के, जो पेशावर से लेकर के ढाका तक, जो आज इसको जीटी रोड बोलते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड है, उसी ने बनाई है। मतलब ये आदमी अपने जमाने में कितना आगे था, सोचने वाला। तो वही आज जो हमारा रुपया वगैरह बोलते हैं, उसी आदमी ने बनाया है, बहुत से काम उसने किए उसने। तो उसने या उसके हुक्म से वो बनाई गई थी, इसीलिए उसको शाही मस्जिद कहते थे। उसको अचानक जाके तोड़ दिया कि साहब जो है ये हमको रोड को जो है वाइडन करना है, रोड को चौड़ा करना है। तो अगर जरा सी अकल होती, जरा सी शर्म होती, तो आसपास के कुछ दुकानें घर हैं उनको तोड़ करके और उनको मुआवजा दिया जाए। जिसकी भी जगह तोड़ी जाए, यानी दुकान है या घर है, उसको तोड़ के उसको मुआवजा दिया जाए और वहां से कर लेते। लेकिन उनको उसी जगह से करना था। तो ये दिखाता है कि एक खास किस्म की सोच है, जिसमें कि एक खास तबके के बारे में उनको कोई फिक्र नहीं है। जबकि उसी तरह की चीज दूसरा तबका करता है तो उनको नजर नहीं आती उनको। तो ये पूरी पॉलिटिक्स है। मैं ये असल बात पे वापस आना चाहता हूँ कि ये सब हो रहा है, चाहे आसाम में हो रहा है, चाहे मध्य प्रदेश में हो रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो रहा हो, चाहे कर्नाटक में हो रहा हो, चाहे गुजरात में हो रहा हो, ये सब पॉलिटिक्स है। और ये सिर्फ वोट के लिए है। और अभी जो जरा सा बढ़ गया है, अभी बढ़ गया है इसलिए कि अगले साल मई में इलेक्शन होने वाला है। तो उनको इलेक्शन हर तरह से जीतना है, चाहे अच्छी तरह से जीते, खराब तरीके से। मैं तो कहूंगा भाई अच्छी तरह से जीतो, अच्छे अच्छे काम करो, तो लोग अपने आप ही वोट देंगे तुमको। लोगों की खिदमत करो, लोगों का। यानी इस वक्त जो है मेडिकल जो
जो जो जो जो मेडिकल केयर का जो पूरा निज़ाम है तबाह हो गया है। सरकारी क्लिनिक, सरकारी अस्पताल सब तबाह हो गए हैं। लोग मजबूर हैं प्राइवेट जो अस्पतालों में जाने के लिए, जो बहुत ही महंगे हैं। लोगों की कमर टूट जाती है। इसी तरह से सारे स्कूल बेकार हो चुके हैं। सरकारी स्कूल में लोग जो है, कौन जाता है? जो मजबूर होता है वही जाता है। अगर उसके जेब में जरा पैसे हैं तो प्राइवेट स्कूल में ले अपने बच्चों को भेजता है। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी थी। ये फैसिलिटीज देना सरकार की जिम्मेदारी है। आप टैक्स क्यों लेते हैं? हर माचिस के ऊपर, हर दिया सलाई के ऊपर, हर जो भी सामान आप खरीदें, एक बोतल पानी भी खरीदें, उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। तो इसीलिए तो ले रही है। ये फैसिलिटीज जो है लोगों को प्रोवाइड करें, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। और चूंकि नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो नफरत के जरिए चाहते हैं सत्ता पकड़ ले। वे अच्छे काम करो और लो, लोग देंगे, अपने आप देंगे कि भाई हाँ बड़ा अच्छा काम किया। तो ये चूंकि अच्छे कामों में नाकाम है, तो ये बुरे काम इस तरह से करते हैं ताकि इनको किसी तरह से वोट मिल सके। सर, अब जब 390 दिन बचे हैं 2024 के चुनाव में, तो उस वक्त बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री सामने आई है उसे भारत में ब्लॉक करा दिया गया है। जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में स्क्रीनिंग कराना चाह रहे हैं उनको डिटेन किया जा रहा है, लाइट काटी जा रही है, पथराव किए जा रहे हैं। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि यही छवि तो उनको सूट करती है। और गुजरात इलेक्शन में भी अमित शाह ने कहा था कि हमने ऐसा सबक सिखाया कि फिर वो कभी उठ नहीं सके। तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, वो चाहते हैं ये सब करें भी और दुनिया देखी भी ना। यानी अपने कुछ खास वोटर्स हैं उनको बता दें, लेकिन दुनिया ना देखे, ये हिस्ट्री में ना बढ़े। अब जब बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आ जाती है अच्छी खासी, बहुत काम करके, मैं समझता हूँ उस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में उन्होंने 2-3 साल लगाया होगा। कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से बात की है, क्या क्या, कितनी बार उस पर रिसर्च हुई होगी। इसलिए कोई तो तरीका उनका है, ऐसे वैसे बेकार बात नहीं करते। कोई एक जुमला भी उसमें गलत नहीं होगा, कोई एक डेट उसमें गलत नहीं होगी, कोई एक चीज। तो बहुत ही मेहनत करते हैं। तो ये गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि वो किसी तरह से ये चीजें जो है बाकायदा यानी हिस्ट्री के रिकॉर्ड में आ जाए, पब्लिक के दिमाग में तो रहे जो उनके सपोर्टर हैं, लेकिन हिस्ट्री के रिकॉर्ड में। अब ये हिस्ट्री के रिकॉर्ड में आ गया, ये करें। हिंदुस्तान में वो मना कर दें, हिंदुस्तान में किसी तालिब इल्म को या किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हो रहा है, वहां पे हंगामा करें, बंद कर दें, बिजली बंद कर दें, लोगों को पकड़ के ले जाएं जेल में, जिसे किया है लोगों को जेल तक में ले जा रहे हैं। तो उससे कुछ नहीं होने वाला, इसलिए कि ये चीज पहले भी लोग जानते थे, लेकिन अब ये एक तरह से एक विजुअल एक पैदा हो गया है, जो विजुअल पहले नहीं था। कटा कटा था, यानी तहलका वगैरह ने भी किया है, मुझे मालूम है। लेकिन एक तरह से एक पूरा एक एक सिस्टमेटिक तरीके से ये चीज सामने आ गई है कि वो जो 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 फसाद था वो कराया गया है। और जो जो बहाना बनाया गया है, यानी जो लोग जो है, जो साबरमती एक्सप्रेस में जो आग से जो मरे थे, मुझे बड़ा अफसोस उनका है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज तक जो है सही तरीके से कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी नहीं बैठा। जो कुछ भी इस बारे में जो बात हुई है, उसके बारे में शक है हमेशा से। कि क्या हुआ, क्या अंदर से हुआ। इसलिए कि जब लालू प्रसाद जब उस वक्त रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने भी एक कमेटी बिठाई थी। उस कमेटी ने जा करके उस जगह पे खड़े होकर के कोशिश किया कि फेंके यहाँ से पेट्रोल जो है उस बोगी के अंदर। तो लेकिन नामुमकिन था, लेकिन काफी नीचे था वो, बहुत 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 बड़ा फासला है। फिर ये कि जो सारी जो आग जो जली है वो नीचे नीचे जली है बिल्कुल से। अगर आग जलती पेट्रोल से तो ऊपर तक पहुंचती, वो छत तक पहुंचती उसके जो है। वो सब नहीं था, बिल्कुल नीचे नीचे 1-1.5 फीट, एक फीट जो है उसमें ही नीचे है। तो अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ? तो इस सब की अच्छी सी जांच होनी चाहिए थी, और ऐसी जांच होनी चाहिए जिसके बारे में कोई शक ना हो। ऐसे लोग उसमें आने चाहिए थे, यानी सर्विंग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, या इस तरह के लोग हैं जिनके बारे में एतमाद हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसको दबाया गया। और बल्कि जो तहलका के जो टेप्स बहुत से हैं, जो कि शायद आज भी यूट्यूब यूट्यूब वगैरह में मिल जाएंगे, उसमें जिन लोगों ने किया वो तो खूब धड़ल्ले से बोल रहे हैं कि हमको पूरा सपोर्ट था, मोदी जी का सपोर्ट था, और जो है पुलिस हमारे साथ थी, और हमको जो है 3 दिन दिया गया था। इस सब चीजें बोलते हैं बाबू बजरंगी।
वगैरह के वीडियो का सब मौजूद हैं, सब जो है साफ साफ बोलते हैं। तो उसमें कोई शक नहीं था, लेकिन इस तरह के प्रॉपर तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक उसको पूरे नैरेटिव्स को रखना उसको, तो ये शायद ये पहली दफा हुआ है, और हिंदुस्तान में हो भी नहीं पाएगा कि कोई कर नहीं पाएगा। कोई करेगा भी तो उसकी क्या गत बनेगी मुझे नहीं मालूम। लेकिन बाहर हो गया, अब ये कितना भी हिंदुस्तान के अंदर ये इसको क्रिमिनलाइज कर दें, बंद कर दें, लोगों को करें, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, इसलिए सारी दुनिया तो देख रही है। और वो उसके अब बाकायदा वो लोगों ने उसको जो है, अब उसको बल्कि इनके इस रिएक्शन की वजह से उसको और पब्लिसिटी मिल गई। यानी शायद बहुत से लोग न भी देखते अगर ये रिएक्शन न करते, तो इनको मानना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि इनके सामने इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि जो कुछ वो हुआ था उसके लिए माफी मांगे। यानी जो गलत हुआ था, अगर उन्होंने वाकई किसी ने जलाया भी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जो है, जो आदमी चीफ मिनिस्टर हो, जो आदमी होम मिनिस्टर हो, वो दंगा कराए, या अगर दंगा हो तो उसको न रोके। ये भी तो, अगर कम से कम इल्जाम तो इतना है ही कि दंगे को नहीं रोका। आप किस लिए बैठे हुए हैं, किस लिए आपका इलेक्शन हुआ है, पुलिस वाले किस लिए बैठे हुए हैं, आईबी के लोग किस लिए बैठे, इसलिए तो है कि रोके। तो कोई भी, जैसे कि विभूति नारायण दास जो है, जो पहले बड़े अफसर थे, अब तो रिटायर्ड हो चुके हैं, आईपीएस जो है, उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट चाहे और पुलिस चाहे तो 2-3 घंटे में दंगा रोका जा सकता है। लेकिन 2-3 घंटे में नहीं, बल्कि 3 दिन की इजाजत मिली है, बल्कि वो तो बाद में भी चला। मैं समझता हूँ हफ्ता 10 दिन तक चलता रहा किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी इलाके के अंदर। तो ये चूंकि मर्जी शामिल थी इसीलिए ऐसा हुआ। अब जिन लोगों ने इस मर्जी के बारे में बोल दिया उनकी खूब सजा हो रही है। संजीव भट्ट को जो है, एक बहुत ही पुराने 30-35 साल पुराने एक केस में निकाल करके, इसके बारे में कोई वादे सबूत नहीं है, उनको उम्र कैद भेज दिया है उनको। दूसरा श्री कुमार, जो कि उस वक्त आईबी के एक बहुत ही, मैं समझता हूँ डिप्टी डायरेक्टर जनरल वगैरह कहता है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा हुआ हो, मैं ठीक से जानता हूँ भाई, उसके अलावा और कौन जान सकता है। उसकी भी सजा, बल्कि अभी उसको गिरफ्तार भी किया गया है उसको। तो इनको ये जो चीज चाहिए, यानी जो महजब समाज के अंदर होता है कि गलती हुई है, माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हुई है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। और गलती की भरपाई फिर होनी चाहिए कि जिन लोगों के ऊपर जुल्म हुआ है उनके साथ इंसाफ हो, उनको मुआवजा दिया जाए कायदे से। और इससे फिर क्या होता है कि ये चीज दोबारा नहीं होती है। लेकिन अगर हम गलती को नहीं मानते हैं तो वो चीज दोबारा 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 होती है, इसलिए हमने गलती को माना नहीं, वो ठीक ही था इसका मतलब है। तो जिन्होंने कहा था उनके अलावा ये जो स्टूडेंट्स को कहीं पकड़ रहे हैं, किसी कहीं टीचर को पकड़ रहे हैं, कहीं पे यूनिवर्सिटी में बिजली को काट रहे हैं, ये तरीका नहीं है। बल्कि तरीका ये है कि एतराफ़ करें कि हाँ हमसे गलती हो गई थी और अब ये दोबारा गलती नहीं होगी। और जो भी इसमें जो है विक्टिम्स थे, हम जो है उनको यानी मुआवजा देंगे उनको, और उनसे माफ़ी मांगेंगे, उनके घर जाएंगे, उनके बच्चों की तालीम के ऐलान इंतजाम करेंगे। उनके बच्चे बड़े हो गए, उनकी जॉब्स वगैरह की तलाश करके उनको जॉब्स वगैरह दिलवाएंगे। ये काम असल में करने का है, और महजब समाज में ऐसे ही होना चाहिए था। लेकिन अफसोस है कि हमारे समाज में जो वैल्यूज है हमारी काफी गड़बड़ हो गई।